आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये है भारत का सबसे अच्छा दोस्त जापान। सबसे अच्छा नहीं लेकिन अच्छा दोस्त है। भारत और जापान साथ में है। बुलेट ट्रेन एग्रीमेंट जो है, शिंकनसेन ट्रेन एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है कि जापान लोन दे रहा है बुलेट ट्रेन के लिए, आपको पता ही है। मैन्युफैक्चरिंग में जापान मदद करता है। इधर चाइना को काउंटर करने के लिए, कोरिया को काउंटर करने के लिए जापान भारत के साथ है। तो जापान जो है भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त है। भारत जो है ओकिनावा आइलैंड पे जापान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी करता है, अमेरिका भी साथ निभाता है। लेकिन अब शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है। तो दोस्तों, रिजाइन क्यों किया है? ये है शिंजो आबे, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि शिंजो आबे ने रिजाइन क्यों किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनका टेन्योर कैसा रहा है, इनकी एक शॉर्ट हिस्ट्री हम जानेंगे। आप लोग बोलते थे सर इंस्टा पे आ जाओ, इंस्टा पे आ जाओ। अब मैं आ गया हूं। अब यहां पे अपना प्यार बरसा दो, मुझे फॉलो करो और सवाल पूछ लो। हाँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको भी फॉलो करो, पीडीएफ मिल जाएगी। ये है जापान। जापान पहले मैप में देख लो। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। क्योटो बहुत ही खूबसूरत। जापान एशिया का डेवलप्ड कंट्री है। पहले एकमात्र डेवलप्ड कंट्री था, अभी भी डेवलप्ड है जापान। जापान जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। जापान किसी से बॉर्डर शेयर नहीं करता है क्योंकि जापान एक आर्कीपेलगो है। अब आर्कीपेलगो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, चेन ऑफ आइलैंड। तो बेसिकली जापान किसी से बॉर्डर शेयर करता है? नहीं करता है। क्लोजेस्ट कंट्री रशिया है। जापानीज रूसो वॉर हुआ था, याद है ना, 1904 में कवर किया है मैंने। जापान ने रशिया को हरा दिया था, पूरा कोरिया रीजन ही उड़ा के ले गया था। तो जापान जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जापान में हजारों आइलैंड्स है, 70% माउंटेन है यहाँ पे। ये पैसिफिक ओशन है ना, ये रिंग ऑफ फायर है। तो जापान पूरा रिंग ऑफ फायर में आता है। यहाँ पे भूकंप बहुत आम बातें आते रहते हैं। यहाँ पे ज्वालामुखी है, माउंट फुजियामा है, ठीक है। हालांकि वो अभी तक फटा नहीं है, ठीक है, एक्टिव नहीं है, लेकिन जापान में फिर भी 10 से 12% एक्टिव वॉल्केनो है, कभी भी फट सकते हैं। तो जापान की ज्योग्राफी बहुत अच्छी नहीं है। जापान पूरा सी फूड पे डिपेंडेंट है। इसीलिए जापान पहले क्या करता था, जापान में एरेबल लैंड नहीं है, 11% खाली एरेबल लैंड है जहां खेती हो सकती है। जापान पे रिसोर्सेज ही नहीं, जापान में कुछ नहीं है। जापान में कुछ आपको मिलेगा ही नहीं। जापान के जो 4 आइलैंड्स है ना, एक है होकाइडो, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा होन्शु। वैसे हजारों आइलैंड्स है जापान में, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है। लेकिन ये ओकिनावा है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। तो ये देख रहे ना कितने छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ऐसे हजारों की तादाद में, लेकिन 4 सबसे बड़े आइलैंड है। एक है होकाइडो, दूसरा है आपका होन्शु। होन्शु दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है यहां का। और यहां पे ही आपको टोक्यो मिलेगा, टोक्यो जो कैपिटल है जापान की। उसके बाद है आपका शिकोकू और चौथा है क्योशु, ठीक है। तो ये 4, ये मैं आपको दिखा देता हूं, 1, ये 2 यहां तक, ये 3 यहां तक और ये 4। बाकी बहुत सारे आइलैंड्स है। तो जापान में बेसिकली कुछ नहीं है। अब आप बोलेंगे सर जापान में कुछ नहीं है, इसके बावजूद जापान इतना डेवलप्ड है। जापान दुनिया का सबसे वन ऑफ द डेवलप्ड नेशन है। जापान की करेंसी येन है। करेंसी बास्केट में येन सबसे इंपॉर्टेंट, 3rd मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है। आपको पता है ना, यूरो हो गया, पाउंड्स हो गया, डॉलर हो गया, येन हो गया, रेनमिनबी हो गया। तो येन जो है वो बास्केट, जो करेंसी ऑफ बास्केट है आईएमएफ की, उसमें आती है। आप जब फॉरेन एक्सचेंज करते हैं ना तो उसमें येन में कारोबार होता है। इतनी पावरफुल करेंसी है जापान की और इतना ज्यादा डेवलप्ड है जापान, इतना ज्यादा कि क्या बताएं। सारी कंपनीज आपको जापान में मिलेगी, भर भर के इन्वेस्टमेंट जापान में होता है। तो ऐसा क्या है जापान में? प्रैक्टिकली तो जापान में कुछ नहीं है, ना ही रिसोर्सेज हैं, ये तो एक आइलैंड है छोटा सा। तो क्या किया है जापान ने? जापान में है लोग, मेहनती लोग। यहां की पॉपुलेशन बहुत 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 ज्यादा मेहनत करती है। यहां की पॉपुलेशन को चीजों का मतलब पता है, वक्त का मतलब पता है। जापान में पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा है। यहां की ट्रेनें 1 सेकंड लेट नहीं होती। 1 सेकंड अगर लेट हो गई तो जापान के लोगों को, जो ट्रेन चला रहा है, उसको जवाब देना पड़ता है लिखित में कि क्यों 1 सेकंड लेट हुई है। जापान के लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और उसका एक रीजन ये भी है ना कि 1945 में, 1945 में क्या हुआ था कि
जापान पे न्यूक्लियर अटैक हुआ था, आज तक का पहला न्यूक्लियर अटैक नागासाकी और हिरोशिमा में हुआ है, ये आपको पता ही है। 1945, ठीक। लिटिल बॉय और फैट मैन, ये दो बॉम्ब गिराए थे अमेरिका ने, और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था। कई बार मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं, देख लीजिएगा, वर्ल्ड वॉर पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है। तो अब दोस्तों ये जब हुआ, ये पूरा इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद अमेरिका ने जापान को छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका जापान से नफरत करने लगा। अमेरिका ने जापान का हाथ पकड़ा, बोला कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और योशिडो डॉक्ट्रिन जो है वो यहां पे लेके आया अमेरिका। जनरल डगलस ई मैकार्थर थे, बाद में प्रेसिडेंट भी बने अमेरिका के। तो उन्होंने ये बकायदा योशिडो डॉक्ट्रिन के अंदर ये है कि अमेरिका जो है वो जापान को सुरक्षा देगा। जापान की मिलिट्री नहीं है, जापान अपनी आर्मी नहीं बना सकता आर्टिकल 9 के तहत। इनके संविधान में आर्टिकल 9 है और अभी उसको रीइंट्रोड्यूस किया गया, मतलब उसमें रिफॉर्म किया गया, ठीक है, कि हम आर्मी बनाएंगे। तो जापान अपनी आर्मी नहीं बना सकता, क्योंकि अमेरिका पूरा अम्ब्रेला देता है। अगर जापान पे कोई देश अटैक करता है तो अमेरिका यहां पे जापान को प्रोटेक्ट करेगा। तो जापान का जो पूरा फिर जो उनका मतलब उन्होंने फिर अपना पूरा जो ध्यान है वो डेवलपमेंट पे ही लगाया, क्योंकि मिलिट्री आपको नहीं बनानी है ना, तो पैसे आपके बचे तो पैसे आप डेवलपमेंट पे लगाओ। और जापान ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से डेवलपमेंट की, यहां के लोग भी बहुत समझदार हैं, तो इसीलिए जापान इतना आगे बढ़ गया। अब इसमें शिंजो एबे कहां फिट बैठते हैं? शिंजो एबे 66 साल के, 1954 में इनका जन्म हुआ था। शिंजो एबे जो हैं ये 2012 से लेकर अभी तक, पहली बार ये 2006 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन 2007 में इन्होंने रिजाइन कर दिया था। अब उसके बाद 2012 से लेकर अभी तक के प्रधानमंत्री रहे, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं ये। आपको बता दो शिंजो एबे बहुत महान परिवार से आते हैं। इनके जो दादाजी थे, मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर भी बहुत बड़े लीडर थे, जनरल थे। इनके जो दादाजी थे वो भी बहुत बड़े थे, ठीक है, वो भी राजा थे। इनकी जो वाइफ है, वाइफ के जो मतलब पिताजी हैं, मतलब इनके ससुर जो है वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं जापान के। तो कहने का मतलब ये है कि शिंजो एबे बहुत ही रॉयल फैमिली से आते हैं। इनके पिताजी भी फॉरेन मिनिस्टर है। जापान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ना, आई होप ये बेसिक्स तो आपको पता ही होगा ना, वरना जापान के ऊपर ही लेक्चर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डेमोक्रेसी है, बट यहां पर राजा महाराजा का रूल चलता था। तो जैसे भारत में प्रेसिडेंट है, जापान में भी ऐसा नहीं है, वहां पे भी है, लेकिन वहां पे सबसे ऊपर कौन है? राजा। लेकिन राजा खाली नाम मात्र के राजा है, उनकी कोई पावर नहीं है। तो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, एलडीपी। हालांकि भले ही इनकी पार्टी एलडीपी है, लेकिन है ये कंजर्वेटिव। इनको कंजर्वेटिव बोला जाता है, राष्ट्रवादी, रिविजनिस्ट की मॉडिफिकेशन, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का मॉडिफिकेशन करते रहते हैं ये। लेकिन उसके बावजूद बहुत ही प्रैक्टिकल लीडर इनको माना जाता है। एक तरफ तो ये इनका एग्रेसिव स्टांस है, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत दोस्ती करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने जापान को तो ये बोल दिया था, बहुत एक पीसफुल नेशन है ये। जापान एक मॉडल है, देशों के लिए एग्जाम्पल है। जापान में इतना बढ़िया सब कुछ होता है। शिंजो आबे तो चाइना और जापान की बिल्कुल बनती नहीं है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ही ऐसे हैं, हिस्ट्री ऐसी है जापान और चाइना की, आपको पता ही है। जापान ने चाइना को बहुत बुरी तरीके से धोया है। अगर आप हिस्ट्री देखें, इतना ज्यादा क्रूर, जापान की इंपीरियल आर्मी तो पूरी पागल थी ना, वो पूरी जिंदा चाइनीज को पकड़ के गड्ढा खोदती थी, डाल देती थी, जला देती थी। रेप्स ऑफ नैनकिंग, कितना काला इतिहास है 1937 में, तो सब जापानियों ने किया है। तो चाइना वाले तो वैसे ही जापानी से चिढ़ते हैं। इधर कोरिया में भी जो कंफर्ट वुमेन का रहा है पूरा कंसेप्ट, लेकिन जापान ने इन सारी चीजों को समझा और उसने दोस्ती का ही हाथ बढ़ाया है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो शिंजो आबे का है। तो एक तरफ हम कंजर्वेटिव, शिंजो आबे बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं, लेकिन दूसरी तरफ सबको साथ में लेके चलते हैं। भारत का तो बहुत ही अच्छा दोस्त है जापान। 2014 में जब शिंजो आबे भारत आए थे, रिपब्लिक डे पे गेस्ट थे, पहले प्रधानमंत्री थे जापान के जो रिपब्लिक डे पे जिनको गेस्ट बनाया था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और भारत के तो बहुत अच्छे, 2007 में मनमोहन सिंह की सरकार ने, तब भी शिंजो आबे थे। जब शिंजो आबे रहे हैं तब भारत से रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं। बायलैटरल एग्रीमेंट हमारा $17 बिलियन का है। तो शिंजो आबे की फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतरीन रही है। कोरिया से भी इन्होंने माफी मांगी है। कंफर्ट वुमेन का जो कोरिया में, आपको पता ही ना कि जब जापान ने कोरिया को कैप्चर किया था तो वहां की औरतों को जापान ने उठा लिया था और अपने वो जो कंफर्ट वुमेन, बहुत बड़े ब्रॉथल्स बना दिए थे, कोठे बना दिए थे, वहां पे औरतों को बैठाता था और जापानी बड़े बड़े ऑफिशियल्स जो है वहां जाते थे। तो ये तो गलत था। तो कोरिया इस बात के लिए जापान से चिढ़ता है। तो जापान ने बाकायदा माफी मांगी है
शिंजो आबे ने इस पे माफी मांगी है और इस पे पूरी दुनिया ने पीठ थपथपाई है जापान की। तो गजब के लीडर रहे हैं। लेकिन शिंजो आबे का अब सब कुछ अच्छा नहीं है, स्कैंडल्स भी हुए हैं, इनके ऊपर भी चार्जेस लगे हैं। 2007 में इन्होंने रिजाइन किया था ना। अच्छा, अभी क्यों रिजाइन किया है? अभी इसलिए रिजाइन किया है क्योंकि इनकी, ऐसा नहीं है कि इनको कोई तख्ता पलट हो गया। जापान में तख्ता पलट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। वहां पे मिलिट्री नहीं है तो कहां से तख्ता पलट होगा। लोग भी बहुत राष्ट्रवादी है वहां के, बहुत सही है, डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं, अपने काम पे ज्यादा रहते हैं। कास्ट सिस्टम है नहीं जापान में। भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना कि भारत में कास्ट रिलीजन के तौर पे लोग आपस में भिड़े हुए हैं। जापान में वहां का समाज ही होमोजीनियस है, सब एक तरीके के हैं। तो ये सारे बैरियर्स हैं ही नहीं जापान में, इसीलिए वो डेवलप कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो जापान की अगर बात करें तो 2000 शिंजो आबे की बात करें तो शिंजो आबे ने इसलिए रिजाइन नहीं किया कि उनके जापान में कोई, जापान तो बढ़िया बढ़ रहा है, उनकी ग्रोथ बढ़िया है, लेकिन बीमारी दोस्तों, बीमारी, इनको अल्सरेटिव कोलिटिस है। अल्सरेटिव, अब देखिए अल्सर है ना, इनके पेट में और रेक्टम में अल्सर फैल रहा है। ये एक क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन इनको बचपन से थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गई है। 2007 में भी इसी वजह से इन्होंने रिजाइन किया था। ठीक है, शिंजो आबे की अगर आप इतिहास देखें तो अमेरिका में इन्होंने पढ़ाई अमेरिका में की है, फिर जापान में आए, पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए। इनके पिताजी फॉरेन मिनिस्टर थे, फिर इनके पिताजी के देहांत के बाद पिताजी की सीट पे ही इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत गए। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उसमें आगे चुन के। जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी 1945 से लेकर अभी तक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का ही दबदबा रहा है, हमेशा से चुनाव यही जीतते हैं। खाली 2007 से लेकर 2012 तक डेमोक्रेटिक पार्टी आई थी, फिर 2012 से लेकर 2000, लेकिन 1945 से लेकर अभी तक ये एलडीपी ही जीतती है और इसी के ही प्रेसिडेंट है शिंजो आबे। तो शिंजो आबे ने बीमारी के चलते इस्तीफा दिया है। मोदी जी को बहुत दुख हुआ क्योंकि मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब मोदी जी चुन के आए थे तो शिंजो आबे ने काफी इनको कांग्रेचुलेट किया था। जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तब भी शिंजो आबे काफी मतलब अच्छे संबंध थे, और मनमोहन सिंह के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन शॉर्ट, मनमोहन सिंह जब थे तो मनमोहन सिंह ने तो बहुत कमाल का उनका टेन्योर रहा था। मनमोहन सिंह को अक्सर लोग अंडर एस्टिमेट करते, बट वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो भारत के। इनफैक्ट थे वो भारत के। जितने भी आप फॉरेन पॉलिसी देख रहे हैं ना, अमेरिका के रिश्ते सबसे बेहतरीन मनमोहन सिंह के टाइम में रहे थे और उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फॉरेन पॉलिसी वहां से शुरू हुई थी। तो शिंजो आबे ने बेसिकली अपने हेल्थ रीजन की वजह से रिजाइन किया है, समझ गए? तो ये चीज है, ये चीज है। मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं कुछ वर्ड्स बोलने की मेरी आदत है। एग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी रही है। जब जैसे ही आबे 2012 में चुन के आए, जापान की इकोनॉमी बहुत ही मतलब बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट था, तो जापान की इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं थी उस समय। अमेरिका में भी आपको याद होगा, याद क्या होगा, 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया था, तो पूरी दुनिया में रिसेशन आया। तब जापान और अमेरिका तो बचपन के दोस्त हैं, मतलब बचपन के 1945 के बाद से जापान और अमेरिका दोस्त हैं। ठीक है, अमेरिका ने जापान को प्रोटेक्शन दी है, तो जापान तो अमेरिका का छोटा भाई है इस समय। तो अगर अमेरिका में कुछ होगा तो जापान में भी कुछ होगा। तो जापान की इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं थी तब शिंजो आबे, और शिंजो आबे ने अपनी पॉलिसी चलाई, जिसको एबेनॉमिक्स भी बोला जाता है। एबेनॉमिक्स 1 चलाई, पहले टर्म 2012 में, फिर दोबारा चुन के 2015 में, फिर तिबारा चुन के, और फिर चौथी बार चुन के आए। 4 बार लगातार चुन के आए हैं ये। ठीक है, चौथी बार चुन के आए। तो अब 2021 में इलेक्शन थे, लेकिन इससे पहले 2020 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने पैसे की सप्लाई बहुत ज्यादा कर दी थी, इन्होंने मॉनेटरी ईजिंग अपनाई थी, इन्होंने टैक्सेस को कम किया था, कई जगह टैक्सेस को बढ़ा दिया था। काफी एग्रेसिव पॉलिसी रही है, जिसकी वजह से जापान की इकोनॉमी पटरी पे आई। फॉरेन पॉलिसी कमाल की रही है, फॉरेन पॉलिसी कमाल की रही है। 2007 में जो इन्होंने इस्तीफा दिया था वो फॉरेन पॉलिसी के ही चक्कर में दे दिया था। एक शिंजो आबे का क्रिटिसिज्म ये होता है आर्टिकल 9 को लेके। देखो एक्चुअली क्या था, जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो चीजें बदल गई। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो एग्रीमेंट है, जो अमेरिका ये प्रोटेक्शन देता है जापान को, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे सवाल उठा दिए थे। सवाल इसलिए उठाए थे कि देखो, अमेरिका तो जापान को प्रोटेक्ट करेगा, अगर जापान पे कोई अटैक करेगा तो अमेरिका प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अगर अमेरिका के पे कोई अटैक करेगा तो जापान की कोई लायबिलिटी नहीं है कि जापान जाके अटैक करे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे सवाल उठा दिए। अब जब डोनाल्ड ट्रंप आए तब यहां पे आबे को लगा कि यार ये आर्टिकल 9 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 9 के तहत जापान अपनी मिलिट्री नहीं बना सकता है, सेल्फ डिफेंस फोर्स नहीं बना सकता, अमेरिका देगा, अमेरिका पूरी प्रोटेक्शन देगा। लेकिन फिर जापान ने बोला ना 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 ना, ये आर्टिकल 9 को अब हमको रिफॉर्म करना पड़ेगा, इसमें अब मॉडिफिकेशन चाहिए शिंजो आबे ने। अब इसका जापान में भी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो आर्टिकल 9 में मॉडिफिकेशन करने में कामयाब रहे और डिफेंस बजट को बढ़ा दिया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जापान जापान जो है ना,
जापान शांत है, ये अभी सोया हुआ है, इसको जगाना हमको नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ये बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि जापान की आर्मी, ये लोग इतने खतरनाक लोग रहे हैं, जब जब जापान ने अपनी आर्मी बनाई है पूरी दुनिया का बैंड बजाया है। रशिया जैसे इतने बड़े एम्पायर को जापान की आर्मी ने मिनटों में हरा दिया था, 1 साल के अंदर खेल खत्म। पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक चाइना को गुलाम बना लिया था जापान ने। इनकी आर्मी इतनी ज्यादा खतरनाक रही है, पूरे एशिया अमेरिका तक की बैंड बजा दी थी। आप समझ रहे हैं, ये लोग टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत 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 ज्यादा आगे हैं। तो जापान अभी पीस के रास्ते पे, शांति के रास्ते पे, उसको वहीं पे ही चलने दो। ज्यादा उसको भटकाओगे, अगर इन्होंने अपनी आर्मी बनाना शुरू की तो ऐसे ऐसे वेपन्स बना देंगे कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। इसलिए चुपचाप जापान को ज्यादा इसमें उकसाओ नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को सोचना चाहिए। समझ गए? हालांकि कोई उकसा नहीं रहा है, अभी जापान बहुत सही है, अच्छा कर रहा है, सबको लेके साथ में चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं। अब जापान जाइए, घूमिए, इतना खूबसूरत है जापान, लोग बड़े हेल्पफुल हैं यहाँ पे, और भारत से तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हमारे तो कल्चरल टाइज है ना। वो जापान गया जो 1945 वाला था, अब सब कुछ बदल गया है। समझ गए? तो आर्टिकल 9 को लेकिन मॉडिफाई करने में कामयाब रहे। देखिए अब इन्होंने रिजाइन कर दिया, अब आगे क्या होगा? अब रिजाइन के बाद दोस्तों देखिए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा। हालांकि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर नहीं होती है, 2021 में भी इलेक्शन होने हैं। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो डेप्यूटी तारो आसो, और उसके बाद चीफ कैबिनेट योशिहिडो सुगा। तो ये होगा। ये लेक्चर था, शिंजो आबे ने रिजाइन कर दिया है, भारत काफी दुखी है, दिल्ली बहुत ज्यादा मिस करने वाला है, हम भी शिंजो आबे को मिस करने वाले हैं। हम यही मतलब कामना करेंगे कि इनकी हेल्थ जो है वो जल्दी से सुधर जाए और दोबारा ये प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि जब जब ये प्राइम मिनिस्टर रहे भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।